In the last lecture, we discussed the iceberg phenomenon of disease and the preventable causes of disease. In today's lecture, we will move on to another function or use of epidemiology, and that is to set disease control priorities based on epidemiological measurements. This is in fact the most important function of epidemiology. So the priorities for disease control are based on burden or status of disease, meaning कि उस disease का कितना burden है society के ऊपर या country के ऊपर, जिसको आप measure करेंगे through enumeration or numbering of the old and new cases of that disease. Second priority is the emergency or urgency of situation. For example, large number of new cases in short duration of time. अगर कहीं पे कोई epidemic हो जाती है या pandemic हो जाती है, तो then it's an emergency situation. और फिर आपको control करना पड़ता है, वो disease या वो condition priority के ऊपर आ जाती है. Third, potential to spread to others. कितनी कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर डिजीज के अंदर कि वो तेजी के साथ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फैल सकती है. फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव, दैट इज पब्लिक हेल्थ, डायग्नोस्टिक, therapeutic and rehabilitative services against that disease in the country or the region, which is called holistic health care. Promotive, protective, diagnostic, therapeutic and rehabilitative services को आप देखते हैं कि उस कंट्री में उस डिजीज के अगेंस्ट मौजूद हैं या नहीं है, और आप सर्विसेज को एवेलुएट करते हैं थ्रू 10 फैक्टर्स और 10 A's, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. The fifth priority is cost to individual, society and healthcare. उस डिजीज की वजह से उस इंडिविजुअल को क्या फाइनेंशियल और सोशल कॉस्ट पड़ रही है, उसी तरह सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और हेल्थ सेक्टर को क्या फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ रहा है. सो दीज प्रायोरिटीज, ये नहीं है कि कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी कोई डिजीज होती है तो देयर आर मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व. फॉर एग्जांपल, कॉजेटिव एजेंट है, वो चेंज हो सकता है अपने फिनोटाइप जीनोटाइप में. तो जो मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है वो वेरी कर सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, और जो ससेप्टेबल होस्ट है उसकी कंडीशन भी वेरी कर सकती है. इसलिए ये जो प्रायोरिटीज सेटिंग्स होती हैं, दीज कैन चेंज ओवर टाइम. एक सर्टेन टाइम पीरियड में कुछ और प्रायोरिटी के ऊपर बेस करती हैं कि किसी डिजीज को कंट्रोल करना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए, और सम अदर टाइम के ऊपर ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे हो सकता है. सो जब आप डिजीज को मेजर कर रहे होते हैं, तो जो बेसिक मेजर है एपिडेमियोलॉजी का, दैट इज द नंबर, मीनिंग द काउंटिंग ऑफ समथिंग. कोई इवेंट्स हैं, डिजीज हैं, उनका बेसिक नंबर क्या है. अब जब ये नंबर है एज इट इज, कोई वैक्यूम में नहीं होता, उसको कंपेयर किया जाता है किसी बेस के साथ कि ये एक बेस है, इन कंपैरिजन टू दिस बेस ये इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे. सो जब भी आप रेट कैलकुलेट करते हैं, उसका एक न्यूमरेटर होता है, दैट इज द नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. एक डिनोमिनेटर होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज्ड टू द रिस्क ड्यूरिंग दिस पीरियड एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, और एक मल्टीप्लायर होता है which is a multiplier, 10 का मल्टीप्लायर है, 10 times. It could be 100, it could be 10,000, 1000 और 1 lakh. अगर फ्रैक्शन बहुत छोटा होता है तो फिर आप इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ 100 आप
1000 या 10,000 से करते हैं। रेट के अंदर न्यूमरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब ये कि एक पूरा कंप्लीट होल है, उसमें से जो इवेंट्स हुए या जो लोग डिजीज केसेस हैं वो आपका न्यूमरेटर होगा। ठीक है, ये कोई अलग सिचुएशन नहीं है, जैसे एक चावलों के बैग में से चावल ही आप निकालेंगे, चावलों के बैग से आप कोई दाल नहीं निकालेंगे। सिर्फ होता यह है कि न्यूमरेटर वो लोग होते हैं उसी टोटल पॉपुलेशन में से जो किसी कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं। सो अगर आप देखें तो ये कंप्लीट होल है और उसमें से ये जो एक पीस निकाला गया है दैट इज द न्यूमरेटर। रेट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन शुड ऑलवेज स्पेसिफाई प्लेस एंड टाइम, कि ये रेट कहाँ पे हो रहा है, कौन सी जगह है जहां पे ये रेट कैलकुलेट किया गया है और कब हुआ, यानी टाइम पीरियड क्या है, किस 6 months टाइम पीरियड है, स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल से 9,400 cases of a certain disease are diagnosed in country X, which is where, okay, country X, of 7,30,000 population. इतनी population थी, ये base है, between 1/1/20 to 31st 12/20, यानी 1st January 2020 से लेकर 31st January 2021 कैलेंडर ईयर में इतने केसेस हुए इस कंट्री के अंदर जिसका पॉपुलेशन थी 7,30,000। अब अगर आप देखें तो 9,400 आउट ऑफ 7,30,000 कोई सेंस नहीं बनाता, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं या 100 में से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। परसेंटेज इज 100 पर 100। सो अगर पॉपुलेशन उस जगह की 7,30,000 थी और उसमें से जो नंबर ऑफ केसेस हुए वो 9,400 थे, तो अगर आप ये अस्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन 100 लोगों की है तो उसमें से कितने केसेस होंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9,400 into 100 डिवाइडेड बाय 7,30,000, जो पॉपुलेशन है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी क्योंकि वो बेस है जिसमें से इवेंट्स को निकलना है या केसेस को निकलना है। सो 9400 मल्टीप्लाई बाय 100, 94 और फिर 4 0, 100 के 2 0 ऐड हो गए, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। नीचे आपके पॉपुलेशन बेस आ गया 7,30,000 और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.2% बनेगा, जिसका मतलब है 1.2 पर 100 पॉपुलेशन, यानी अगर पॉपुलेशन 100 होती तो उसमें से 1.2 केसेस होते या वो डिजीज के होती। नाउ अब 1.2 क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है, यूजुअली क्या करते हैं कि अगर 1 पॉइंट के बाद अगर 5 और मोर देन 5 हो तो आप उसको 2 ले लेते हैं होल नंबर में करने के लिए, और अगर लेस देन 5 हो तो फिर उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं 1 केस पर 100 पॉपुलेशन, राइट, या 1%, 1% इस पॉपुलेशन में लोग इफेक्ट हुए उस डिजीज के साथ। अब यहाँ पे देखें कि जी न्यूमरेटर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, जो डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन का था उसी में से ये केसेस निकले 9,400, ठीक है। सो a percentage or a proportion is a ratio which indicates the relationship in magnitude of a part of the whole
एक पूरे होल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो फिर उस पार्ट की क्या रिलेशनशिप है, यानी उस न्यूमरेटर की क्या रिलेशनशिप है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। और अगर आप ये समझें कि फ्रैक्शन बिल्कुल स्मॉल है तो बेस को आप बड़ा कर सकते हैं ताकि जो न्यूमरेटर है वो भी बड़ा हो जाए। से इंस्टेड ऑफ 100 आप उसको 10,000, 1000, 1 लाख में से भी कैलकुलेट कर सकते हैं रेट को। लेकिन जब कभी भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज मीन्स पर 100 में से कैलकुलेट करेंगे। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां का भी ये रेट है आप उस जगह को स्पेसिफाई करें और टाइम को स्पेसिफाई करें कि ये कहाँ की बात हो रही है और किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। रेशो, अनदर मेजरमेंट जो एपिडेमियोलॉजी में यूज होता है वो है रेशो। अगेन इसके लिए भी जरूरी है कि आप ये स्पेसिफाई करें कि प्लेस और टाइम क्या है, कहाँ पे है और किस टाइम पीरियड की ये बात हो रही है। रेशियो किस तरह डिफरेंट है रेट से, इसमें दो डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, मीनिंग न्यूमरेटर इज नॉट पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर। जैसे कि आपने डेमोग्राफी में पढ़ा है सेक्स रेशो, मेल फीमेल रेशो, ठीक है। से अगर कहीं पे 5 मेल्स हैं और 10 फीमेल्स हैं तो 5:10 इस तरह लिखा जाता है, या फ्रैक्शन में लिखें तो 5/10। उसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आपका फ्रैक्शन, सिंपल मैथमेटिक्स। इसका मतलब है फॉर एवरी 2 फीमेल्स देयर इज 1 मेल, राइट। सो रेशियो में जो है दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करेंगे। ये नहीं होगा कि जी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, ऐसे नहीं होता। और डेमोग्राफी में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, से मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो, जिसमें मैटरनल डेथ्स को आप कंपेयर कर रहे होते हैं लाइव बर्थ्स के साथ। डिपेंडेंसी रेशियो, जिसमें जो डिपेंडेंट्स हैं दैट इज लेस देन 15 years ऑफ एज एंड मोर देन 65 years ऑफ एज, इनको आप कंपेयर कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट्स के साथ, यानी वो जो अर्निंग ग्रुप है बिटवीन 15 years to 65 years। सो डिपेंडेंसी रेशियो हो गया। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि 1 is the red ball and 2 are the green balls, तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, 1:2, then 1:3, then 3:2, then 4:7। दो डिफरेंट चीजें कंपेयर कर रहे हैं आप। फ्रैक्शन में जब उसको लिखते हैं तो फिर वो हाफ हो सकता है, 1/3 है, 3/2, 4/7, राइट। So, coming to the first priority for disease control, it is based on the burden of disease। ठीक है कि उस कम्युनिटी में, उस जगह के ऊपर उस डिजीज का कितना बर्डन है या उस डिजीज का स्टेटस क्या है। अब जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज का भी हो सकता है या वो रिस्क फैक्टर का भी हो सकता है। से स्मोकर्स, कितने स्मोकर्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, तो रिस्क फैक्टर को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेट है दैट इज कॉल्ड द प्रेवलेंस रेट, राइट। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि प्रेवलेंस रेट क्योंकि मेजर कर रहा होता है डिजीज स्टेटस को और डिजीज बर्डन को, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं ओल्ड एंड न्यू केसेस। जितने भी केसेस उस जगह के ऊपर हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट या मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिजीज का या इस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर का कितना बर्डन है सोसाइटी के ऊपर, राइट। दो तरह के प्रेवलेंस रेट होते हैं, पॉइंट प्रेवलेंस विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, और पीरियड प्रेवलेंस। आगे जाके हम देखते हैं पॉइंट प्रेवलेंस और पीरियड प्रेवलेंस में क्या डिफरेंस है और इनको कैसे यूज किया जाता है। पॉइंट प्रेवलेंस क्या है, सी फॉर एग्जाम्पल
at a particular point in time या particular moment in time or at a fixed point in time जब आप data collect करने के लिए गए, say on 3rd of Feb 2021 in district Lahore, आपने सोचा कि मैं ये देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस का बर्डन कितना है डिस्ट्रिक्ट लाहौर में इस करंट पॉइंट इन टाइम के ऊपर। तो आप कम्युनिटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपने डेटा कलेक्ट किया ओल्ड प्लस न्यू केसेस का जो ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो न्यूली डायग्नोस्ड केसेस थे या क्रोनिक केसेस थे, आपने सबको काउंट कर लिया, ठीक है। और उस डिस्ट्रिक्ट लाहौर में जो टोटल पॉपुलेशन उस वक्त थी, अगेन एट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपका डिनोमिनेटर है और मल्टीप्लायर है आपका 100, क्योंकि प्रेवलेंस हमेशा ज्यादातर रिपोर्ट की जाती है परसेंटेज के अंदर, राइट। सो बाज दफा ये होता है कि हम फिक्स पॉइंट इन टाइम की बात कर रहे होते हैं, से ऑन 3rd of Feb 2021, लेकिन अगर एक जगह बहुत ज्यादा बड़ी है तो जरूरी तो नहीं है कि एक दिन में डेटा कलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर हम 3-4 दिन में भी डेटा कलेक्ट करते हैं, से ऑन 3rd, 4th, 5th एंड 6th, तो तब भी वो डेटा, क्योंकि 2-3 दिन में सिचुएशन चेंज तो इतनी नहीं हो जाएगी, तो उसको भी फिर हम अ पॉइंट इन टाइम ही कंसिडर करेंगे, राइट। सो प्रेवलेंस क्या है? नंबर ऑफ केसेस ओल्ड प्लस न्यू आउट ऑफ द टोटल population or total persons present at that moment at a fixed point in time or a fixed moment in time, ठीक है। तो this is the prevalence। अब जैसे आपने आगे ये देखा है कि out of 10 है, 10 population थी, उसमें से 1 is the disease person, so prevalence आपका क्या हो गया? 1/10, और फिर उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। पीरियड प्रेवलेंस क्या होता है? ये एक मिक्स मेजर है और इट इज नॉट यूज फॉर साइंटिफिक वर्क, क्योंकि इसमें दो चीजों को आप काउंट करते हैं। से पीरियड प्रेवलेंस है सी द नंबर ऑफ प्रेवलेंट केसेस एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। से आप ले लेते हैं कि बिगनिंग आपका टाइम पीरियड है 3rd of Feb 2021, उसमें आप ऐड कर देते हैं द नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस दैट डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड। अगर आपका पूरा टाइम पीरियड था, आपने कैलकुलेट करना था 6 मंथ्स के अंदर, फ्रॉम 3rd of Feb 2021 to 3rd of August 2021, तो आपने वो देखा कि 3rd of Feb के ऊपर कितने प्रेवलेंट केसेस थे से ट्यूबरक्लोसिस के, ओल्ड एंड न्यू, क्योंकि प्रेवलेंस में ओल्ड एंड न्यू दोनों केसेस हो जाते हैं, और फिर आगे फर्दर ये जो टाइम पीरियड है 6 मंथ्स का, इसमें कितने इंसिडेंट केसेस आए, जाहिर है न्यू केसेस इसमें एड अप हो गए। सो इट इज अ मिक्स्ड मेजर, यानी कि आप जो है इसमें प्रेवलेंस भी देख रहे हैं और फिर न्यू केसेस भी काउंट कर रहे हैं, और n is the size of the population, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये 6 मंथ्स पीरियड के अंदर जितने लोग उस पॉपुलेशन में थे। अब क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, आप प्रेवलेंट केसेस भी देख रहे हैं और इंसिडेंट केसेस भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूजली पीरियड प्रेवलेंस को आप नहीं यूज करते हैं फॉर साइंटिफिक वर्क। तो जब भी एग्जाम में वाइवा में बात होती है कि व्हाट इज प्रेवलेंस रेट, तो आप जहन में रखिए कि हमेशा आपने पॉइंट प्रेवलेंस की बात करनी है, नॉट पीरियड प्रेवलेंस। नाउ प्रेवलेंस रेट कैलकुलेट करने के बाद दूसरी जो सेकेंड प्रायोरिटी है, दैट कुड बी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज इन शॉर्ट टाइम इंटरवल, मीनिंग दैट कि कितना अर्जेंसी है फॉर डेटा कलेक्शन
कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई पैंडेमिक है, कोई एपिडेमिक है, तो आपको ये देखना है कि एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में कितने नए केसेस उस पर्टिकुलर डिजीज के आ रहे हैं। सो इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस ऑफ द डिजीज। अब यहाँ पे न्यूमरेटर है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने काउंट किया नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, से स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January 2021 to 31st December 2021, that is 1 calendar year में कितने नए केसेस आए किसी पर्टिकुलर डिजीज के, और डिनोमिनेटर अगेन वही होगा पॉपुलेशन एट रिस्क, वो पॉपुलेशन जो रिस्क के ऊपर थी कि उस डिजीज को डेवलप कर ले ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, यानी वही टाइम पीरियड 1 कैलेंडर ईयर में एट अ स्पेसिफाइड प्लेस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 100,000 है, ठीक है। लेकिन इंसिडेंस रेट को आप 1000 में भी 10,000 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 लाख में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोर देन 1 लाख में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह ले सकते हैं कि से कोविड-19 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 में कितने न्यू केसेस आए कोविड-19 के इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने पाकिस्तान को भी स्पेसिफाई कर दिया कि इस जगह की बात हो रही है, और टाइम पीरियड 1 कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन एट रिस्क होगी वो सारे लोग जिनको ये डिजीज हो सकती हो, यानी वो एक्सपोज्ड हो, ठीक है, या एक्सपोज्ड हो सकते हो क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 100,000 में से, तो आपको एक फिगर आ जाएगा कि इतने केसेस ऑफ कोविड-19 पर 100,000 ऑफ पॉपुलेशन, या अगर ये मल्टीप्लाइड 1000 होगा तो पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि जो आपका प्रेवलेंस रेट होता है उसमें आप टोटल पॉपुलेशन को काउंट कर रहे होते हैं, वेदर और नॉट एक्सपोज्ड या एट रिस्क, ठीक है। उस पॉइंट इन टाइम के ऊपर जितनी भी टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें जितने भी ओल्ड एंड न्यू केसेस होंगे उनको आप कैलकुलेट करें, जबकि इंसिडेंस के अंदर आप एट रिस्क पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं जिनमें वो डिजीज डेवलप होने का खतरा होता है, नंबर ऑफ न्यू केसेस, राइट, यानी जो एक्सपोज्ड हैं या जो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हमेशा इंसिडेंस रेट में एट रिस्क पॉपुलेशन होती है और प्रेवलेंस रेट में टोटल पॉपुलेशन होती है। जो प्रेवलेंस रेट है वो आपको बताता है अबाउट द बर्डन ऑफ डिजीज या डिजीज स्टेटस के बारे में, जबकि इंसिडेंस रेट जो है वो आपको ये बताता है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द इटियोलॉजी ऑफ डिजीज, कि एक नई डिजीज है वो पॉपुलेशन में एंटर हुई इस टाइम पीरियड के अंदर। एट रिस्क पॉपुलेशन क्या है, अगर हर शख्स एट रिस्क है तो इसका मतलब है कि हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, और फिर इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या हो सकता है, से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर है या जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर है, क्या चीज है। तो जब आप एपिडेमिक को या पेंडेमिक को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप इंसिडेंस रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन और अगर किसी एक पर्टिकुलर खास जगह के ऊपर से फूड पॉइजनिंग की आउटब्रेक हो जाती है तब भी आप इंसिडेंस रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो टाइप ऑफ रेट्स क्या हैं, ये आपने डेमोग्राफी में भी पढ़ा होगा। मॉर्बिडिटी रेट्स होते हैं जो डिजीज केसेस होते हैं। डिजीज केसेस किसमें से, या तो टोटल पॉपुलेशन में से या एट रिस्क पॉपुलेशन में से, मीनिंग दैट कि आप प्रेवलेंस रेट्स और इंसिडेंस रेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं।
मॉर्टेलिटी रेट्स क्या होते हैं? डेथ रेट्स। डेथ एक इवेंट होता है, एक न्यू अकरेंस होती है, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी रेट्स जितने भी हैं, ट्रू डेथ रेट है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट है, और हमेशा एवरीबडी इज एट रिस्क ऑफ डेथ, सो टोटल पॉपुलेशन में से आप मॉर्टेलिटी रेट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अटैक रेट, जो मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अगर नए केसेस एकदम आने शुरू हो गए किसी पॉपुलेशन में, तो ये इंसिडेंस रेट है न्यू डिजीज केसेस पर एक्सपोज्ड पॉपुलेशन या एट रिस्क पॉपुलेशन है, जिसमें आप कोई फूड पॉइजनिंग, किसी हॉस्टल में कोई आउटब्रेक हो गई, जैसे कॉलरा की आउटब्रेक हो जाती है, सॉल्मोनेला फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या एपिडेमिक किसी चीज का हो जाता है, कोविड का एपिडेमिक है और पेंडेमिक है, तो ये अटैक रेट इसको कहते हैं जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अनदर इज सेकेंडरी अटैक रेट। अगेन ये इंसिडेंस रेट ही है, क्योंकि न्यू केसेस हम वो देख रहे हैं जो जिनकी अकरेंस हो रही है इन वन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज out of those who were the contacts or exposed to primary case। हम ये आगे जाके क्या देखते हैं कि सेकेंडरी अटैक रेट कैसे कैलकुलेट होता है। उसी तरह केस फैटेलिटी रेट है। अगेन कोविड-19 में बहुत ये बात हो रही है केस फैटेलिटी रेट इतना है, तो होता क्या है? केसेस दैट आर फैटल, मीनिंग कि जिससे डेथ हो जाती है। सो न्यूमरेटर है डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज, लेकिन डिनोमिनेटर में टोटल डायग्नोस्ड केसेस ऑफ दैट डिजीज, ठीक है। जो जितने उस पर्टिकुलर डिजीज के साथ केसेस डायग्नोस्ड हुए, उनमें से कितनों की डेथ हो गई, दैट इज द केस फैटेलिटी रेट। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट ये डिफरेंट होता है फ्रॉम केस फैटेलिटी रेट, लेकिन यूजुअली इसको कंफ्यूज किया जाता है केस फैटेलिटी रेट के साथ। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट क्या है? अगेन न्यूमरेटर जो है वो तो वही है कि डेथ्स ड्यू टू अ डिजीज, लेकिन जो डिनोमिनेटर है दैट इज टोटल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ दैट डिजीज। यानी इसमें डायग्नोस्ड केसेस नहीं आएंगे, बल्कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस, सब क्लिनिकल केसेस और केसेस विद माइल्ड डिजीज जो डायग्नोस ही नहीं हुए, उन सब को ऐड कर दिया जाता है। तो मीनिंग दैट कि आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और उसमें से आप डेथ्स कैलकुलेट करते हैं ऑफ दैट डिजीज। तो आगे इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अटैक रेट क्या है? Attack rate is a variant, or it is a type of an incidence rate applied to a narrowly defined population। से एक जगह की population है, वहां पे epidemic हो गया, या अगर larger geographical areas पूरे world को involve करे तो वो pandemic हो गया। Observed for a limited time, एक खास टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, say for 6 months, for 1 calendar year, for 3 months, for a week, अगर वो कोई फूड पॉइजनिंग की आउटब्रेक है, सच एज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक, जैसे एपिडेमिक में आपने कैलकुलेट किया। सो न्यूमरेटर क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अमंग द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, जो आपने स्पेसिफाई करना है टाइम पीरियड को। डिनोमिनेटर है पॉपुलेशन एट रिस्क एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, यानी उस ड्यूरेशन के दरमियान जो भी पॉपुलेशन एट रिस्क थी उसको आपने स्पेसिफाई करना है एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, ठीक है। वो तो वेयर दिस इज हैपनिंग इनटू 100। अब ये इंसिडेंस रेट है, लेकिन यूजुअली इसको भी आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एपिडेमिक में आप अटैक रेट कैलकुलेट करते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेकिन डिनोमिनेटर में न्यू केसेस होंगे और
न्यूमरेटर में न्यू केसेस होंगे और डिनोमिनेटर में एट रिस्क पॉपुलेशन होगी। सेकेंडरी अटैक रेट क्या है? सेकेंडरी अटैक रेट होता है the number of exposed persons developing the disease within the range of the incubation period following exposure to the primary case। यानी अगर डिनोमिनेटर आपका है टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज्ड या ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट्स, यानी वो लोग जिनको वो डिजीज होने का चांस हो सकता है। यूजुअली सेकेंडरी अटैक रेट आप ये देखते हैं कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज कितनी कम्युनिकेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। और प्राइमरी केस होता है जैसे उस से एक हाउस होल्ड है जिसमें 10 लोग हैं, उनमें एक किसी बच्चे को मीजल्स हो जाता है, सो प्राइमरी केस वो मीजल का पहला केस है जो उस हाउस होल्ड में हो गया। अब आपने ये देखना है कि मीजल्स कितना कम्युनिकेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर आप देखते हैं कि उसी हाउस होल्ड में जो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है से 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज के अंदर अंदर 6 और लोगों को मीजल्स डेवलप हो जाता है, रैश डेवलप हो जाती है, फीवर आ जाता है मीजल्स के साइन एंड सिम्टम्स में, तो आपने ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि सेकेंडरी लोगों को यानी जो कॉन्टैक्ट्स है उनमें अटैक रेट कितना है। सो 6 out of 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि आप परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करें 67% आ गया। 67 का परसेंट का मतलब ये है कि अगर आपके एक्सपोज या कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 100 लोग होते तो उसमें से 67 को मीजल्स डेवलप हो जाता, यानी मीजल्स की कम्युनिकेबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर एक प्राइमरी केस आ जाता है तो फिर 67 लोगों को मीजल्स डेवलप हो सकता है जो उसके कॉन्टैक्ट्स हो। इम्पॉर्टेंट चीज सेकेंडरी अटैक रेट में ये होती है कि जो प्राइमरी केस है उसको ना तो आप न्यूमरेटर में कैलकुलेट करते हैं ना ही आप डिनोमिनेटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसको माइनस करने के बाद आप देखते हैं कि कितने कॉन्टैक्ट्स को वो पर्टिकुलर डिजीज डेवलप हुई विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे आपने देखा कि हाउस होल्ड साइज 10 था, लेकिन क्योंकि उनमें एक प्राइमरी केस था तो आपने उसको न्यूमरेटर में से भी निकाल दिया और डिनोमिनेटर से भी निकाल दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन है और कैलकुलेशन एग्जाम में भी आती है। फोर्थ डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटी क्या है? दैट इज बेस्ड ऑन हाई फैटेलिटी रेट। जैसे मैंने आपको बताया कि केस फैटेलिटी रेट क्या होता है कि जितने भी डायग्नोस्ड केसेस हैं उनमें से कितनों की डेथ हो गई। अब कंफर्म डेथ्स का मतलब है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। तो ये कंफर्म करना होता है कि उसी डिजीज की वजह से ही डेथ हुई है। से फॉर एग्जांपल अगेन कोविड-19 एक सर्टेन टाइम पीरियड है 1 जनवरी 2020 टू 1 अप्रैल 2020 इन पाकिस्तान। आप देखना चाहते हैं कि केस फैटेलिटी रेट क्या है इस 4 महीने के टाइम पीरियड के अंदर से। जो डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड वो 120 हुई। डायग्नोस्ड कोविड केसेस कौन से थे जिनको आपने पीसीआर टेस्टिंग से डायग्नोज किया? से फॉर एग्जांपल वो 5608 केसेस थे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आउट ऑफ 100 परसेंटेज में लाने के लिए तो CFR और केस फैटेलिटी रेट वुड बी 2%। 2% का मतलब है कि अगर 100 कंफर्म्ड डायग्नोस्ड केसेस होते कोविड का के तो उसमें से 2 लोगों की डेथ होती। तो ये शो करता है कि कोई भी डिजीज जो है वो कितनी फैटल है या उस
उस डिजीज से कितने चांसेस हो जाएंगे कि डेथ होगी। सो फैटिलिटी को देखने के लिए या उस डिजीज के कितना वो डेंजरस है देखने के लिए आप केस फैटेलिटी रेट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नाउ इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिफरेंस ये है कि न्यूमरेटर तो वही डेथ्स हैं, डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज डायग्नोज, जो डेथ्स हैं कि इसी डिजीज की वजह से हुई हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कोविड से एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और एट अ पर्टिकुलर प्लेस, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये इन्फेक्शंस हैं। अब इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट को कैलकुलेट करना इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि केस फैटेलिटी रेट में तो कंफर्म डायग्नोस्ड केसेस हैं जो डिनोमिनेटर बनाते हैं। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट में से एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एसिम्टोमेटिक लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हैं, केसेस विद माइल्ड डिजीज हैं जिनकी ना टेस्टिंग हो रही है ना वो डायग्नोज हो रहे हैं, और ये वो केसेस हैं जो कम्युनिटी में इन्फेक्शन को फैला रहे हैं, जैसे हमने आइसबर्ग फिनोमिनन ऑफ डिजीज देखा। लेकिन क्योंकि इनके डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो आप डिनोमिनेटर में कैसे डालेंगे कि कितने लोग हैं, ठीक है। डेथ्स जो हो रही हैं वो तो न्यूमरेटर आपको पता चल जाएगा कि इतनी डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू कोविड। अब क्योंकि आप इन्फेक्शंस जो कम्युनिटी में इन्फेक्ट हो रही हैं उनको आप इन्यूमरेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप जो है एक और तरीकेकार ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये कैलकुलेशन को कर लेते हैं कि ये क्या है। से फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, 30 पीपल ये पूरे टोटल लोग हैं जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है। अब इसमें से आपने 10 को डिटेक्ट किया, यानी वो जो रेड में है और जो पिंकिश हैं वो लोग हैं जो डायग्नोस्ड केसेस हैं थ्रू पीसीआर या जो भी आप एंटीजन टेस्टिंग यूज कर रहे हैं। इनमें से द वन विद द सर्कल जो है वो उसकी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो 1 केस प्रूव फैटल, एक की डेथ हो गई आउट ऑफ 10 डिटेक्टेड केसेस। सो केस फैटेलिटी रेट वुड बी 1 डेथ आउट ऑफ 10 डायग्नोस्ड केसेस, यानी 10% है केस फैटेलिटी रेट। यानी अगर ये 100 इन्फेक्टेड केसेस होते तो उनमें से 10 की डेथ हो जाती। अब इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट क्या है? अगर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि हम सारी इन्फेक्शंस को इन्यूमरेट कर सकें, तो फिर हम टोटल जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको डिनोमिनेटर में रखेंगे। 10 डायग्नोज, 20 ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड हैं, किसी भी तरह वो डायग्नोज उनको कर लिया, तो और उन सारों में से एक की डेथ हो गई, तो इसका मतलब है कि 1 डेथ आउट ऑफ 30 इन्फेक्टेड पीपल, मीनिंग अगर परसेंटेज में करें तो 3% आपका आता है, ठीक है। अब बाहिर देखने में लग रहा है कि जो डेथ्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, 10 पीपल आर डाइंग आउट ऑफ 100 इन्फेक्टेड, 100 डायग्नोज्ड, ठीक है। जबकि इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट आपको बता रहा है कि अगर किसी ना किसी तरह हम सारे लोगों को जो इन्फेक्शंस हुई हैं उनको अगर हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं तो फिर जो फैटेलिटी रेट है वो सिर्फ 3% है, मीनिंग दैट कि अगर 100 इन्फेक्टेड लोग हैं तो सिर्फ 3 लोगों की डेथ हो रही है या 3 फैटल केसेस हैं, which is much lower than 10%. तो मीनिंग दैट ये कि एक जो केस फैटेलिटी रेट है वो एक सॉर्ट ऑफ इरोनियस पिक्चर, एक फॉल्स पिक्चर पेश कर रहा होता है, जबकि कम्युनिटी के अंदर क्योंकि बहुत केसेस हो रहे होते हैं, ह्यूज सबमर्ज पोर्शन होता है और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का होता है,
जिनको हम डायग्नोज नहीं कर सकते, तो इनफैक्ट जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू कि अगर आप केस फैटेलिटी रेट को ले लें और टिप आप शो करें डेथ्स को, और सबमर्ज पोर्शन में सिर्फ डायग्नोज्ड केसेस को रखें। सो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज का हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू केस फैटेलिटी रेट। सो क्योंकि हम इन्फेक्शंस को इनोमरेट नहीं कर सकते और उनकी नंबरिंग नहीं कर सकते कि टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस कितने हैं कम्युनिटी में, तो एक डिजीज कितनी ज्यादा इन्फेक्शियस है और स्प्रेड आउट कर रही है उसको देखने के लिए हम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट करते हैं, जो अगेन कोविड-19 में हो रहा है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या होता है? Number of people with positive test result is the numerator, or divided by, or the denominator would be, जिससे कंपेयर करें number of people who are tested। तो अगर कोविड के लिए कि जी डिनोमिनेटर आपका वो है कि वो सारे लोग जिनकी टेस्टिंग हो गई है फॉर कोविड, पीसीआर टेस्टिंग हो गई है, और उसमें से न्यूमरेटर उन लोगों का है जिनके टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आए फॉर कोविड। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से फॉर एग्जांपल अगर 8% है, तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ दोस 100 who were tested for COVID-19, 8 के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए। तो इस ये आपको शो करता है कि कितना तेजी के साथ इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट कर रही है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। से फॉर एग्जांपल 2020 में इन पाकिस्तान इन 1 कैलेंडर ईयर जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था वो बिटवीन 3 to 4, मैक्सिमली 3 to 4% था, यानी 3 या 4 लोग टेस्ट पॉजिटिव हुए आउट ऑफ 100 who were tested for कोविड। लेकिन यही अब जो ट्रेंड आप देख रहे हैं कि करंटली इन 2021 अब ये जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 8 to 10% हो गया, विच इज वेरी वेरी डेंजरस, मीनिंग दैट कि इन्फेक्शन कम्युनिटी में तेजी के साथ फैल रही है और ज्यादा लोग जो है वो टेस्ट पॉजिटिव हो रहे हैं। इससे आप ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि अब जो नया वेरिएंट आया है फ्रॉम यूके और साउथ अफ्रीकन, वो ज्यादा कम्युनिकेबल है और तेजी के साथ लोगों को इफेक्ट कर रहा है। सो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट ये होता है। एपिडेमियोलॉजिस्ट बात टब क्या होता है? हमने देखा कि प्रेवलेंस रेट कैलकुलेट किया, इंसिडेंस रेट कैलकुलेट किया, तो इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथ टब। बाथ टब क्या है? ये जो वाटर लेवल है इन द टब, ये शो आपका कर रहा है प्रेवलेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम। प्रेवलेंस ओल्ड एंड न्यू केसेस कितने हैं उस कम्युनिटी के अंदर से 1 कैलेंडर ईयर में, कितने ओल्ड और न्यू केसेस हैं। इंसिडेंस नए केसेस जो वाटर फॉसेट है उससे जो पानी गिर रहा है, कितने नए केसेस उस कम्युनिटी में ऐड हो रहे हैं। रिकरेंस का मतलब कि जी केसेस ठीक भी हो गए थे लेकिन उसके बाद दोबारा से वो उनकी रिकरेंस हो गई, वो भी वाटर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेवलेंस ऊपर जा रहे हैं। डिक्रीज क्या कर रहा होता है वाटर लेवल को? मॉर्टेलिटी, अगर से ट्यूबरक्लोसिस है, प्रेवलेंट केसेस हैं कम्युनिटी के अंदर, हमेशा वाटर लेवल हाई होता है, लेकिन जिन लोगों की डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, तो नीचे से मॉर्टेलिटी से वो केसेस कम्युनिटी से निकल जाते हैं, या फिर वो लोग जो क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो तब भी वो ओल्ड और न्यू केसेस तो नहीं होंगे, तो वो केसेस भी माइनस हो जाते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर को आपको अपने जहनों पे इम्बॉस करना है, क्योंकि दिस इज द वाइवा क्वेश्चन।
और एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, और एपिडेमियोलॉजिस्ट बार्टअप को डिस्क्राइब करें। अब रिलेशनशिप क्या है कि जो प्रेवलेंस रेट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंस रेट multiplied by the average duration of disease. This is the mathematical relationship के, और ये इसी तरह एक्ट करती है कि जब भी न्यू केसेस ऑफ डिजीज आएंगे इंसिडेंस रेट ज्यादा होगा और उस डिजीज का ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा, तो तब हमेशा प्रेवलेंट केसेस हमेशा कम्युनिटी में रहेंगे, यानी जो वाटर लेवल है बाथ टब का वो हमेशा एलिवेटेड रहेगा, क्योंकि नए केसेस ऐड होते जा रहे हैं और वो डिजीज ठीक भी नहीं हो रही है, वो 1 साल 2 साल तक या मजीद ज्यादा चलती रहती है, ना मॉर्टेलिटी हो रही होती है, ना क्योर हो रहा होता है, तो हमेशा हाई प्रेवलेंस रेट होता है। 4 कंडीशंस हो सकती हैं जब आप एपिडेमियोलॉजिस्ट बार्टअप को स्टडी करते हैं। ट्रूली हाई प्रेवलेंस क्या है? जैसे हाई इंसिडेंस, नए केसेस आ रहे हैं विद इन द बार्टअप, वाटर फॉसेट से नलका खुला हुआ है, नए केसेस आ रहे हैं। लॉन्ग डिजीज ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज प्रोलॉन्ग्ड है, हो सकता है सालों तक चलती रहे। एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस इन पाकिस्तान और वेस्टर्न वर्ल्ड में अल्जाइमर डिजीज, क्योंकि नए केसेस आ रहे होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमेशा प्रेवलेंट रहते हैं ये केसेस विद इन द कम्युनिटी with high incidence and with long duration of disease, right? Now, truly low prevalence, ये क्या पिक्चर है या सिनारियो है? इसमें लो इंसिडेंस है, यानी नए केसेस भी कम आ रहे हैं और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज भी शॉर्ट है, यानी विद इन डेज से 2 और 3 डेज के अंदर या मैक्सिमली 7 दिन के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। से रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती है, मम्स एंड रूबेला, वैसे भी इनका इंसिडेंस कम होता है कम्युनिटी के अंदर, लेकिन अगर होता भी है तो विद इन फ्यू डेज ये जो पेशेंट्स होते हैं ये ठीक हो जाते हैं। तो हमेशा मम्स रूबेला का जो प्रेवलेंस है वो कम्युनिटी में लो ही रहता है। नाउ अपेरेंटली हाई प्रेवलेंस, नजर ये आ रहा है कि प्रेवलेंस बहुत हाई है एक डिजीज की, क्योंकि स्टेबल रेगुलर इंसिडेंस जो हमेशा केसेस हो रहे होते हैं वही ऐड हो रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा नए केसेस आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डिजीज ड्यूरेशन बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती है, तो वो केसेस ना तो ठीक होते हैं ना उनकी डेथ होती है। से फॉर एग्जाम्पल cases of diabetes mellitus, hypertension, coronary heart disease, ये केसेस हमेशा इनका स्टेबल इंसिडेंस होता है, ऐड होते रहते हैं केसेस, और क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन होती है तो हमेशा ये लगता है कि हमेशा इनके केसेस की हाई प्रेवलेंस है विद इन द कम्युनिटी। और रिस्क फैक्टर जैसे आप ओबेसिटी को देख लें, इन यूएसए ओबीस लोग, उनके जो भी ईटिंग हैबिट्स हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो हमेशा ओबीस लोग कम्युनिटी के अंदर रहेंगे, और अगेन वो इन्हेंस करते हैं रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, और क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन है दे कैन लिव टू 80 years 70 years, ना डेथ हो रही होती है ना डिजीज क्योर हो रही होती है, तो हमेशा लगता है कि प्रेवलेंस हाई रहेगी। देन अपेरेंटली लो प्रेवलेंस क्या होती है? स्टेबल या रेगुलर इंसिडेंस, वही सिचुएशन है, हमेशा से जितने लोग मौजूद हैं वही ऐड भी हो रहे हैं। शॉर्ट डिजीज ड्यूरेशन, लेकिन डिजीज ड्यूरेशन इतनी शॉर्ट है कि आपको लगता है कि प्रेवलेंस हमेशा इसकी नजर आ रहा होता है कि प्रेवलेंस लो है। जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ये नहीं है कॉमन कोल्ड और
डू अनकॉमन है। इंसिडेंट्स हो रही होती, केसेस अकर हो रहे होते हैं, लेकिन विद इन फ्यू डेज क्योंकि वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए हमेशा लगता है कि इसकी लो प्रेवलेंस है। तो ये 4 कंडीशंस हो सकती हैं। तो जब भी आप प्रेवलेंस या बर्डन ऑफ डिजीज को कैलकुलेट करें, तो इन 4 रिलेशनशिप्स को आपको पता होना चाहिए कि ट्रू हाई प्रेवलेंस किसको कहते हैं और कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, ट्रूली लो प्रेवलेंस किसको कहते हैं, वो कौन से डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं, अपेरेंटली हाई प्रेवलेंस क्या होती है और कौन सी कंडीशंस कुड लीड टू अपेरेंटली हाई प्रेवलेंस, और अपेरेंटली लो प्रेवलेंस क्या होती है, जो बज़ाहिर नजर आता है कि लो प्रेवलेंस है, लेकिन क्योंकि ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाती है। So this is all for today, or in the next lecture we will move on to another disease control priority. Thank you.